तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स में कौन सा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। ठीक है, ह्यूमन आई हम आज देखेंगे। वन शॉट हमारा ये क्लास रहेगा, 1 घंटा से भी कम समय लेंगे, 1 घंटा से भी कम समय लेंगे और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। देखो, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कितना प्रश्न पूछता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कितना प्रश्न पूछता है। देखो, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 प्रश्न पूछता है। कुल मिला के 8 से 10 नंबर का तो ये आपका इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। कितना? 8 से 10 नंबर इसी चैप्टर से पूछ देता है। और ये हर साल पूछता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल पूछ दिया 1 साल छोड़ दिया, नहीं, ये हर साल आपका पूछेगा। और सब्जेक्टिव से 2 क्वेश्चन रहता है, मतलब कुल मिला के 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। और कितने नंबर का होता है? 8 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपका होता है एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। केवल इस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है आप एक बार देखो। ये देखो, आपके एग्जाम में जो है साइंस है, ये साइंस में 3 बुक आते हैं। पहला आएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री और तीसरा आएगा बायोलॉजी। और ये आपका 80 नंबर का ही होता है। महज कितना का? 80 नंबर का। और ये 80 क्योंकि 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपका स्कूल देगा। तो देखो, ये जो होता है ना वो 80 नंबर में से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। कौन से? फिजिक्स के एक ही चैप्टर नंबर 3 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 80 में आप 3 बुक पढ़ोगे 80 नंबर के लिए, उसमें से केवल फिजिक्स के ये चैप्टर कितना का? 8 से 10 नंबर आपको दे रहा है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना होगा। और 1 घंटा से भी हम कम समय लेंगे, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा नोट्स लेकर आए हैं, बहुत प्यारा प्यारा नोट्स है। और बस आप ध्यान से समझते जाइएगा। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते हैं तो आप बोलिएगा, हम आपको ये PDF भी दे देंगे। आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको ये PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। देखो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को क्या देख पाएंगे? बताओ, किसी वस्तु को हम क्यों देखते हैं? प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश रहे ही ना तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। देखो, तो किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रकाश होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, जो मानव नेत्र होता है यह प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक अदृश्य प्रकाशीय यंत्र है। ये क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है। हमारा जो ये आँख है ये एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। जब प्रकाश होता है तो हम इसमें इस आँख की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जो मानव नेत्र है ये क्या है? एक अदृश्य प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, क्या है? अदृश्य प्रकाशीय यंत्र है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आँख में हमारा कौन कौन सा भाग होता है, आँख में कहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसे आपको ये आँख दिख रहा होगा तो ये उजला वाला आँख है, इसका क्या नाम है? ये हल्का भूरा दिख रहा है, इसका क्या नाम है? ये काला वाला का क्या नाम है? तो पहले हम आँख का भाग देखेंगे। इससे पहले हम चाहते हैं आप एक वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए कि आँख होता कैसे है रियल में। तो उससे पहले आप एक वीडियो देखिए, ये आप वीडियो देखिए कि आँख कैसा होता है। अब देखिए, ये पूरा हमारा आँख है। क्या था? ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा आँख है। आपको दिख रहा होगा पूरा आँख है। और इसको फिर हम आगे देखते हैं। देखो, ये आँख को काटा गया, आँख का अंदर का भाग है, आपको दिख रहा होगा। आँख के अंदर जैसे प्रकाश जाता है वहाँ का भाग है। ठीक है, अब पूरा वीडियो आप देखिए एक बार। देखो बाबू, यहाँ से प्रकाश जाएगा और पीछे, सबसे पीछे जाएगा। सबसे पीछे वाले भाग को हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते? देखो, सबसे पीछे आया, इस भाग को हम रेटिना कहते हैं। यहाँ प्रकाश है ना, इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, इसी पे प्रकाश बनता है। और देखो, यहाँ से
रेटिना से देखो 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 देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबू, यहाँ पे देखो एक बार ये देखो। हाँ, ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम ये समझा रहे हैं। देखो ये हमारा आँख हो गया, आपको आँख दिख रहा है, तो आँख में प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है पीछे रेटिना पे, और यहाँ से एक नर्व होता है जो नस होता है, वो माइंड को दे देता है इमेज बना के, ठीक है। यहाँ से दिमाग को इमेज बना के दे देता है और फिर हमको वो वस्तु देख पाते हैं जिस वस्तु को हम देख रहे हैं। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका आँख देख ले रहा है इस वीडियो को, और आँख देख के यहाँ पे प्रतिबिंब बना दे रहा है, और प्रतिबिंब बना के फिर यहाँ से दिमाग को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो आप हमको देख पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, ठीक है। दिमाग को यहाँ से दे देता है। तो ये आपको समझना, यही हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो दिखाए हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना, पहले भाग क्या क्या होता है एक बार वो देख लो। देखो सबसे पहला भाग जो आपका होता है वो होता है कर्निया। आप कर्निया को देखिए, ये कर्निया हमारे आँख का सबसे बाहर वाला भाग होता है। ये जो आप भूरे रंग का ये आँख के अंदर दिख रहा है, ये भूरे रंग का आपको दिख रहा होगा आँख के अंदर, यहाँ पे ये होता है कर्निया। ये आँख के अंदर भूरे रंग का ये वाला भाग दिख रहा है, यही है कर्निया। वो ब्लैक है, उसका दूसरा नाम है। वो जो ब्लैक वाला दिख रहा है बाबू आपको यहाँ पे, ये जो भूरा वाला दिखा है ये क्या है, कर्निया। और ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, पुतली है। ये क्या है, पुतली है। तो पुतली यहाँ पे है, कर्निया हो गया, पुतली हो गया। अब देखो ये आँख का हमारा एक सफ़ेद भाग होता है, आप किसी को भी देखना, आप अपने आँख में ही देखना है, यहाँ पे ये सफ़ेद भाग होता है। इस सफ़ेद भाग को हम क्या कहते हैं, इस सफ़ेद भाग को हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या है ये, श्वेत पटल है। अब देखो हमारे आँख में ये जो आपको आँख दिख रहा है, ये आँख का ये जो है ना वो पिछला भाग है। ये हम आँख को काटे हैं बीच से और काट के आपको दिखा रहे हैं, ये पिछला भाग है। और यहीं पे देखो एक ठो लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे गोला आपको दिख रहा होगा, वही है उत्तल लेंस, और वहीं से हमें प्रतिबिंब बनता है, यहीं से प्रकाश निकलता है। अगर यही खराब हो जाता है ना बाबू, ये लेंस जो खराब हो जाता है, यहाँ पे देखो नेत्र लेंस लिखा हुआ है, यही है लेंस। अगर यही खराब हो गया तो हमारा आँख में दोष हो जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, उसी के गड़बड़ाने से होता है ये सब, ठीक है। तो देखो बाबू अब क्या होता है ना, अब हम अगला भाग देखते हैं रेटिना। जो रेटिना होता है ना, ये रेटिना आँख के सबसे पिछला भाग में होता है, यहाँ पे होता है रेटिना। यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है और यहीं से प्रतिबिंब बन के हमारे आँख को हमारे दिमाग को दे देता है, और दिमाग हम उस चीज़ को देखने में मदद करता है और समझने में मदद करता है कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, चाहे जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो मेरा दोस्त है या वो मेरे मम्मी पापा है या वो मेरे सर हैं या अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सब दिमाग देखने में मदद करता है, लेकिन आँख देख के दे देता है। तो देखो अब इन सब का हम भाग एक एक देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको जलीय द्रव दिख रहा होगा। ये जलीय द्रव जो होता है, ये एग्जाम में पूछता है कि कहाँ स्थित होता है जलीय द्रव। तो आप एक बार ठीक से देखने का कोशिश कीजिए बाबू कि जो आपका जलीय द्रव है, ये जलीय द्रव एक तो कर्निया यहाँ दिख रहा होगा, क्या कर्निया, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लेंस, यहाँ पे लेंस दिख रहा होगा, ये पूरा भाग लेंस है। तो देखो ये जो कचाप द्रव है यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे तो कर्निया और लेंस के बीच में होता है जलीय द्रव। और कचाप द्रव देखो यहाँ पे है कचाप द्रव, ये कचाप द्रव जो होता है वो रेटिना और लेंस के बीच में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबू बताओ, चाहे हम ही पूछ रहे हैं आपसे कि बाबू ये हमको बताइए कि कचाप द्रव कहाँ स्थित होता है, तो आप बोलिएगा कि सर रेटिना और लेंस के बीच में कचाप द्रव स्थित होता है। और अगर हम फिर पूछे आपसे बाबू कि जलीय द्रव कहाँ स्थित होता है, तो आप बताइएगा कि सर कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होता है उसको हम जलीय द्रव कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम इन सब का परिभाषा एक बार देख लेते हैं, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा सा परिभाषा देखेंगे, क्योंकि ये आपका वन शॉट क्लास है, तो जितना छोटा रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो आँख क्या होता है, लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं।
तो हम आँख को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं, और यह जो होता है वो क्या होता है, गोलीय होता है। अब इसमें हम श्वेत पटल देखते हैं। श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग होता है और सफ़ेद रंग का होता है, और यह अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश पार नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो श्वेत पटल होता है वो अपारदर्शी होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया जो है श्वेत पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। तो श्वेत पटल जो होता है ना वो अपारदर्शी होता है, लेकिन कॉर्निया जो होता है वो पारदर्शी भाग होता है। अब उसके बाद कोराइड आ जाएगा। कोराइड जो होता है श्वेत पटल के निचले गहरी भूरे रंग का भाग होता है। उसके बाद आता है परितारिका, या इसी को हम आइरिस बोलते हैं। कोराइड के आगे की सिकुड़ने फैलने वाला भाग, इसी को हम आइरिस बोलते हैं, यह सिकुड़ता फैलता है। पुतली देखते हैं। जो पुतली होता है, आइरिस के बीच का छिद्र जो होता है उसे, छेद जो होता है उसे हम पुतली कहते हैं, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपके एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये पूछता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो लेंस होता है हमारा वो क्या होता है। लेंस एक प्रकार का जिलेटिन जैसा पारदर्शी लेंस होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जो पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसे प्रकाश पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं बच्चों, और जिसे प्रकाश नहीं पार कर पाता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो जो लेंस हमारा होता है ना वो जिलेटिन जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है, जो पक्ष मावी पेशिये से लटका होता है। इसको लटका के कौन रखता है, पक्ष मावी पेशिया। चलिए आगे हम देखते हैं कि दृष्टि पटल क्या होता है। दृष्टि पटल क्या होता है बाबू, ये आपको दृष्टि पटल या रेटिना हम बोलते हैं। देखो यहाँ यहीं पे होता है रेटिना, और हमारा प्रकाश कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। हम आपको वीडियो में दिखाए हैं, सबसे पिछला भाग होता है रेटिना, ठीक है। यहाँ से यहीं से एक ठो नस जुड़ा होता है, गया होता है, जो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। तो जो रेटिना है बाबू, ये जो रेटिना है, ये एक बार समझते हैं कि रेटिना होता क्या है। देखो, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्रही परत जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आँख में, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बताइएगा कि रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है बाबू, रेटिना पे बनता है। दृक् तंत्रिका क्या होता है, एक बार देखो, यही दृक् तंत्रिका जो ऑप्टिकल नर्व होता है, ये जो ऑप्टिकल नर्व होता है यही हमारा दिमाग से जुड़ा होता है। यहाँ रेटिना, यहाँ पे रेटिना होता है, आपको रेटिना दिख रहा होगा, और ये रेटिना दिमाग से ले जाके जोड़ देता है नस को, ठीक है, दिमाग से जोड़ता है, उसी को हम दृक् तंत्रिका या ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं। रेटिना पर बनी संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने की काम करती है। ये जो होता है ना वो हमारे प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनता है इसको दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है जलीय द्रव। हम आपको बाबू बताए हैं कि जलीय द्रव कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। उसके बाद है कचाप द्रव। कचाप द्रव लेंस और रेटिना के बीच होता है, आपको शुरू में ही हम बता दिए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो, देखने की क्रिया, हम किसी वस्तु को क्यों देखते हैं, आँख से देखते हैं। तो देखो, आँख एक फोटो कैमरा की तरह काम करता है। जो हमारा आँख है वो एक कैमरा के भांति ही काम करता है। रेटिना पर बने वाला प्रतिबिंब, मतलब जो रेटिना होता है इस पे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है, लेकिन मस्तिष्क को सीधा करके दिखाता है। अब भाई ये क्या मसला है, उल्टा बनता है मस्तिष्क को सीधा दिखाता है। जैसे आप मानो बाबू कि ये आपका आँख हुआ और आप किसी पेड़ को देख रहे हो, तो ये जो आँख बनाता है ना, ये पेड़ को ये उल्टा बना देता है आपके आँख के अंदर। आपके आँख के अंदर इमेज कैसा उल्टा बना देगा। अब ये तो उल्टा बना दिया। अब यहाँ से प्रतिबिंब को दिमाग के पास कौन भेजता है, दिमाग के पास। यहाँ से प्रतिबिंब, जैसे ये दिमाग हो गया, इसके पास जो नर्व भेजता है वो, उसको हम आपको बताए हैं कि कौन सा नर्व भेजता है, ऑप्टिकल नर्व भेजता है, ये बताए हैं। अब ये ऑप्टिकल नर्व क्या करता है कि ये यहाँ से ये प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन इसको ले जाते यहाँ पे दिमाग के पास जाते जाते उसको सीधा कर देता है और हमें वो वस्तु सीधा दिखाई देता है। तो आँख में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये प्रतिबिंब जो बना हुआ है ये छोटा बना हुआ है। आप एक बार देखिए, ये जो प्रतिबिंब, ये पैर कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, और पैर सीधा भी है और उल्टा भी है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है,
एक तो छोटा बनता है और दूसरा उल्टा बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मस्तिष्क के पास जब भेजता है तो इसे सीधा कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम समंजन क्षमता क्या होता है। आँख द्वारा सिलियरी पेशियों की मदद से लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को, आप सीधा ऐसे बोलिए ना कि दूर या नज़दीक के वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा सामान्य आँख होता है यह अनंत दूरी से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक के वस्तु को देख पाता है। मतलब अब कहने का क्या मतलब है जी, तो एक बार आप यहाँ समझिए कि हमारा जो आँख है अगर आप किसी वस्तु को, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे खड़ा किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके आँख से यह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो आप इस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। आप अपने फ़ोन को 25 सेंटीमीटर एकदम आँख के पास सटाइए, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगा, आपको फ़ोन में जो अभी हम लिख रहे हैं यह धुंधला दिखेगा। तो न्यूनतम कितना दूरी, मतलब जो आँख हमारा होता है सबसे कम दूरी तक कितना दूरी तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, इससे कम दूरी तक नहीं देख सकता है। और सबसे ज़्यादा दूरी तक कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक। कहाँ तक बाबू, अनंत तक। आप एक बार आसमान में देखो, पूरा आपको आसमान दिखेगा। तो आँख की ये कैपेसिटी है कि वह अनंत दूरी तक भी देख सकता है और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तक नहीं देख सकता है। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु रखा गया है तो उसको स्पष्ट वो देख लेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, आपको हम आगे बताएंगे कैसे वो पूछता है। देखो अब देखो मानव नेत्र का क्रिया प्रणाली क्या होता है या कार्य प्रणाली उसका क्या होता है, ये हम एक बार देखेंगे। देखो मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करती है। प्रकाश सबसे पहले कर्निया से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है। नेत्र लेंस इस प्रकाश को आँख के पीछे रेटिना नामक पर्दे पर फोकस कर देता है। यह उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमारा मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है, जो हम आपको पहले भी बता दिए हैं बाबू कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है यह देखो, यहाँ से हम सीधा देखें ये आपको उल्टा करके दिखाता है और आपको छोटा दिखाता है, और इसके पास दिमाग के पास इसे क्या करके सीधा करके भेज देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि समंजन क्षमता की प्रक्रिया क्या होती है। आँख की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को बदलती है समंजन क्षमता कहलाता है। देखो आपको दो बार समंजन क्षमता दिख जाएगा, तो आप इसको बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए जो समंजन क्षमता होता है, एक बार समझते हैं कि वस्तु की स्थिति, अगर कोई वस्तु दूर रहेगा, ठीक है, तो वह स्थिर, उसकी जो पेशी होगी, आँख की मांसपेशियाँ होगा, वो स्थिर रहेगा और पतला हो जाएगा और वो उसकी फोकस दूरी अधिकतम हो जाएगी। लेकिन वही अगर पास की वस्तु को देखेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा और मोटा हो जाएगा। लेंस की आकृति क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगी, और वो जो होगा वो फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर पास की वस्तु देखा जाता है तो जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो कम होगा। अगर दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, और लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और अगर पास की वस्तु को देख रहे हैं तो लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछता है। अब देखो बाबू एक चीज़ आपको ध्यान रखना हो कि दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। देखो अनंत पर वस्तु से आने वाली समानांतर किरणें, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अनंत पे बैठा हुआ है तो जो हमारा आँख का प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे ही बनेगा। अगर आँख स्वस्थ हो तो वो रेटिना के ऊपर ही बनेगा। अगर कोई पास में भी वस्तु बैठा है, आप उसको यहाँ से, आप जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बैल बैठा हुआ है, बैल मतलब बैल मत समझना, बच्चा को बैल बोल रहे हैं, आपके जैसा बच्चा को, तो देखो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। तो वस्तु दूर हो या पास हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। कब तक, जब तक आँख में कोई दोष नहीं होता है। देखो अब आगे देखते हैं कि मानव नेत्र और दृष्टि दोष क्या होता है। देखो बाबू समंजन क्षमता तो हम आपको बता दिए हैं, दूर या पास की वस्तु देखने की। अब देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यही क्वेश्चन पूछता है कि आँख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो हम आपको बताया है 25 सेंटीमीटर। मतलब आप सबसे पास वस्तु को कितना दूरी पर देख सकते हैं। मतलब आप अपने आँख के पास हाथ लेके आइए, जैसे जैसे आप हाथ दूर करते जाएंगे और जहाँ पे आप हाथ को आप क्लियर देख रहे हैं,
आपको आपका हाथ दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखा हुआ है तो आप उसको फुल HD में देख सकते हैं। ठीक है, अगर दूर बिंदु वस्तु है तो सामान्य आँख का दूर बिंदु वस्तु जो होता है वो अनंत होता है। आप अपने आँख से अनंत दूरी को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते, अब देखते हैं हम कि दृष्टि दोष क्या होता है। देखो बाबू, आँख द्वारा वस्तु को साफ न देखने की घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब आप अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हो, वो व्यक्ति आपको धुंधला दिख रहा है या पास में बैठा हो या दूर में बैठा हो, उसी घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है बाबू? ये जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। अब कौन कौन होता है देखो। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है, एक बार नाम से देखो, यह निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, निकट की वस्तु दिखने में दोष है, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। अगर निकट दृष्टि दोष कहेगा तो निकट की वस्तु आपको दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो जो दोष बोलेगा वहाँ का तो वस्तु दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष, तो निकट का तो दिखेगा ही, दूर का नहीं दिखेगा आपको। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखना, पास का वस्तु एकदम साफ साफ दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। इसमें समस्या क्या हो जाता है, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है लेकिन पास की चीज़ें एकदम साफ साफ दिखती है। अब पास की चीज़ें जैसे वो कोई बुक पढ़ रहा हो या लिख रहा हो, उसको दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आसान कारण क्या है। आँख का बड़ा होना, मतलब आपकी आँख का साइज जो होगा, नेत्र गोलक का जो सामान्य साइज होगा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। लेंस की ज़्यादा पावर होना, या फिर आँख का लेंस बहुत ज़्यादा मोटा और शक्तिशाली हो जाता है जिससे वह प्रकाश को ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर देता है, मोड़ देता है बाबू, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप ये वाला लाइन मत भूलिएगा, ये जो ऊपर वाला लाइन है एक बार हम आपको ठीक से लाइनिंग कर देते हैं कि देखो बाबू, ये जो निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो आप अगर इतना भी 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, इतना भी लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन पास की चीज़ें एकदम साफ दिखाई देती है। देखो, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं एकदम साफ साफ दिखती है। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा। अब भाई ये तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब मान लो किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसके लिए कोई ना कोई तो इलाज होगा। तो उसके लिए इलाज है, निकट दृष्टि दोष के लिए इलाज है। देखो, इसमें होता क्या है कि दूर से आने वाली लाइट जो होता है, लाइट की किरणें होती है, वो आँख के पर्दे को रेटिना तक पहुँचाने से पहले ही आपस में मिल जाती है। मतलब देखो, इसमें होता ये है कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रेटिना है, ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ से 2 लाइट आती हैं, यहाँ से 2 लाइट आती हैं। जैसे हम आपको वीडियो में बताए थे बाबू, हम आपको वीडियो में दिखाए थे। अब यहाँ पे एक बार शायद हम फिर आपको दिखा दें ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए और देखने में चीज़ों को आसानी मिले, आप आसानी से समझ पाए, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। तो शायद हम जितना अच्छा से आपको समझा सकते हैं समझा देंगे। तो हाँ, आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 चीज़, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, और यहाँ पे रेटिना पे बना। तो जब आपको निकट दृष्टि दोष होगा ना, तो ये रेटिना पे नहीं बनेगा, ये रेटिना से आगे ही आके मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये आपस में मिल जाएगा। इसको मिलना कहाँ चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो ये रेटिना से पहले ही मिल जाएगा, जिससे आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो रेटिना से पहले मिल जाता है। तो देखिए, अब हम जहाँ थे वहाँ अपना चलते हैं। आप समझ गए इस चीज़ को बाबू? हम यही समझाना चाहते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें आपका जो इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। कहाँ? पहले ही बन जाता है। यहाँ देखिए आप, रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब इसके सुधार के लिए इसका इलाज क्या है भाई? देखो, इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये लेंस क्या करता है कि जब हम आँख के सामने अवतल लेंस को रख देते हैं तो ये जो होता है प्रकाश को थोड़ा सा फैला देगा। तो वो फैलाने से क्या होगा कि वो जाके जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे फोकस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। हम दृष्टि दोष पढ़े थे कि 3 दृष्टि दोष होता है। आप यहाँ देखिए 3 प्रकार के होता है। तो हम पहला तो देख लिए कि निकट दृष्टि दोष। अब दूसरा देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष। अब नाम सुनो इसका क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। यहाँ देखिए दूर दृष्टि दोष। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें दूर का वस्तु दिखता है और पास का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था कि निकट का वस्तु दिख रहा था और दूर का नहीं दिख रहा था। अब दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा, मतलब उसके उल्टा हो जाएगा। इस दोष में व्यक्ति को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है। दूर दृष्टि दोष में पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होता है। जैसे आप पढ़ोगे, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। देखना कितना आदमी जब बुक पढ़ता है तो वो चश्मा लगा लेता है, जिससे वो क्या होता है, उसको दूर दृष्टि दोष का वो शिकार होता है, उसको पास की चीज़ें नहीं दिखती है। इसका कारण क्या होता है, आँख का छोटा हो जाना, जिससे सामान्य से जो आँख होता है वो सामान्य से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेंस की कम पावर हो जाना या लेंस का कम पावर हो जाएगा, या फिर आँख का लेंस बहुत पतला और कमज़ोर हो जाता है। देखो अब इसके इलाज के लिए आप क्या करिएगा, इसके इलाज जो होता है वो आप क्या कीजिएगा। देखिए ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखो पास में जो होता है, देखो यहाँ पे पास से आने वाली लाइट की किरण रेटिना तक पहुँचने के बाद पीछे जाकर मिलती है, इसलिए रेटिना पर धुंधला प्रतिबिंब बनता है। ए बाबू अब देखो एक बार समझो आप कि हम आपको बताए हैं यहाँ पे, कहाँ गया, हम यहाँ पे बताए हैं आपको कि देखो एक बार आप यहाँ से ठीक से समझो। जो निकट दृष्टि दोष में हम बताए हैं कि ये तो मेन जो हो गया आपका रेटिना हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेन आपका रेटिना हो गया, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए अब जो रेटिना है तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे मिल जा रहा था ये दोनों प्रकाश, ये जो दोनों प्रकाश आपको आ रहा है ये रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में मिल जा रहा था। तो हम अवतल लेंस हम यहाँ पे सेट कर दिए, अवतल लेंस सेट कर दिए और उसको ले जाके रेटिना पे मिला दिया। अब दूर दृष्टि दोष में ये हो रहा है कि दूर दृष्टि दोष में ई ससुरा को यहाँ बनना चाहिए तो ई ले जाके पीछे बना दे रहा है। कहाँ पे, पीछे बना दे रहा है, रेटिना के पीछे लेके बनाया। तो अब हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे। यहाँ पे एक ठो चश्मा मान लो कि आपका आँख हो गया, यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगा देंगे। अब एक प्रकाशवा को ले जाके यहाँ बना देगा, ठीक है, यहाँ पे ले जाके बना देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस जब निकट दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के आगे बन जाता है, दोनों जाके बिंदु मिल जाती है, और दूर दृष्टि होता है तो रेटिना के पीछे। बस यही हम आपको समझाना चाहते थे। अब देखिए हम आते हैं अपना टॉपिक के पास। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे बाबू, ठीक है। इसके इलाज के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस से बने चश्मे वाला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष को, जो जरा दृष्टि दोष होता है, हम आपको आँख में तीन प्रकार के होता है। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष, और ये तीसरा हमारा आ गया जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में इस दोष को हम बुढ़ापे का दोष कहते हैं। इसको बुढ़ापे का दोष क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये ज़्यादातर बूढ़ा व्यक्तियों में होता है। किसमें, जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़ापे में आते हैं, उस स्थिति में ये दोष होता है। बाबू हम बोले थे आपको 1 घंटा में चैप्टर ख़त्म करने, लगता नहीं है कि 1 घंटा भी चलेगा, मुश्किल से 45 मिनट भी नहीं चलेगा और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से अपना 10 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो आप इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एज अ हम टीचर होने के नाते आपको यही बोलेंगे कि बाबू आप इस चैप्टर को पूरा देखिए और इसको याद भी कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको बताइएगा, या आपको कोई भी टॉपिक इसमें जो नहीं समझ आया हो हम आपको फिर से आके समझा देंगे, आप पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष आमतौर पर यह बुढ़ापे में होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इसमें व्यक्ति को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, जैसे दादी का आँख खराब, पढ़ने में दिक्कत होता है उनको। इसमें होता ये है ना कि आँख की मांसपेशियाँ जो होती है उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती है, जिससे लेंस अपनी लचीलापन खो देता है।
और मोटा या पतला नहीं हो पाता है, इसीलिए ज़्यादा दृष्टि दोष हो जाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए क्या इलाज है भाई? ये जो ज़्यादा दृष्टि दोष होता है ना, इसमें पास की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों दिखने में समस्या होता है। हम तो निकट दृष्टि दोष में देख लिए थे कि दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष में देख लिए थे कि निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है। अब ई सलवा ई ससुरा ई जो ज़्यादा दृष्टि दोष है ना, यहाँ पे ये जो ज़्यादा दृष्टि दोष है, इसमें दोनों में नहीं दिखेगा बाबू, आपको ये दोनों में नहीं दिखने देगा। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? इसे ठीक करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा बाबू? यहाँ पे देखो, द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे में। अब इस चश्मे में होता ये है कि इसमें देखो द्विफोकलीय लेंस लगा हुआ है। ये जो चश्मा आपको दिख रहा है, इस चश्मे में द्विफोकलीय लेंस लगा हुआ है। अब इस द्विफोकलीय लेंस का भाई काम क्या है? देखो, जो ऊपर होता है ना, ऊपर यहाँ पे ऊपर वाले हिस्सा में अवतल लेंस लगा होता है। अवतल यहाँ लिख दिया है तो यहाँ अवतल होगा, अवतल लेंस लगा होता है। और नीचे वाला जो भाग होता है, यहाँ पे देखो नीचे वाला, ये इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। मतलब आप दूर देखिएगा ना, जब आपको दूर का नहीं दिखेगा तो आप चश्मा लगा के आपको दूर देखना होगा, तो आप देखना आँख ऊपर कीजिएगा। तो जब आँख ऊपर कीजिएगा तो यहीं पर रहता है उत्तल लेंस, आपको दूर देखने में सहायता कर देगा। और जब आपको नीचा देखना होता है तो आप आँख नीचा गिराइएगा, तो यहाँ पर लगा होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जो आपको पास की वस्तु देखने में सहायता कर देगा। तो आप ये तीनों दोष समझ गए, और ये आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है। इसको गधा गलतियों से इग्नोर मत करना। दूर दृष्टि दोष और ज़्यादा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष भर भर के आपके एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? आपके एग्जाम में पूछता है ऐसा। आप पहले इस चीज़ को समझिए कि तारे तो टिमटिमाते हैं सर, ग्रह हम आज तक टिमटिमाते हुए नहीं देखे हैं। तारे तो आप रोज़ देखते होंगे, रात में आपको दिखता होगा टिमटिमाते हुए। अच्छा, तारा टूट के जब गिरता है तो कई लोग बोलते हैं मन्नत मांगना चाहिए जिससे पूरा होता है मन्नत। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये सब बकवास है। आप अभी भी गांव में देखना, लोग बोलता है कि तारे टूट के गिरते हुए देखना तो कुछ मन्नत मांगना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते बाबू? देखो, यह इसका मुख्य अंतर होता है दूरी का असर। अब जो तारे होते हैं ना, वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन ग्रह जो होते हैं हमारे बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में होते हैं ग्रह। लेकिन जो तारे होते हैं ना, हमसे बहुत दूर होते हैं। इसीलिए तो गाना भी आया था कि चलो ले चले तारों के शहर में, क्योंकि दूर होता है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो तारे दूर होते हैं और जो ग्रह होता है वो पास होता है। देखो, अब यहाँ से हम एक बार पहले तारे को देखेंगे, स्टार को देखेंगे, फिर हम ग्रह को देखेंगे। तो पहले हम तारों को देखते हैं। तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के केवल एक बिंदु स्रोत की तरह दिखते हैं। वायुमंडल में चलती गर्म और ठंडी हवा और धाराएं तारे की उस बिंदु को लाइट की दिशा को बार बार मोड़ देती है। मतलब जो तारे से प्रकाश आते हैं ना, उनको बार बार मोड़ देती है। कौन सा? गर्म ठंडा हवा। क्योंकि हम आपको चैप्टर 2 में ही बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे माध्यम चेंज होगा वैसे वैसे वो मुड़ता रहेगा। ठीक है। इसमें आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा लगातार घटती बढ़ती है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हम ग्रह। जो ग्रह होते हैं ये क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह पृथ्वी से बहुत पास होते हैं, इसलिए वे प्रकाश की विस्तृत स्रोत को या कई बिंदुओं पर संग्रह की तरह दिखाई देते हैं। ग्रह से प्रकाश एक बड़े क्षेत्र से आते हैं। जो ग्रह से प्रकाश होते हैं वो पास होने के कारण एक बड़े क्षेत्र से आते हैं। हवा की रुकावट उसे पूरे बड़े बंडल को एक साथ प्रभावित नहीं कर पाती है। जो हवा का रुकावट होता है, तो जब ग्रह से प्रकाश चलते हैं तो जो हवा का रुकावट होते हैं, यह जो प्रकाश आते हैं, प्रकाश का जो बंडल आते हैं, एक साथ समूह आते हैं, उनको प्रभावित कर ही नहीं पाता है हवा, जिस कारण तारे टिमटिमाएंगे नहीं, टिमटिमाएंगे बाबू। लेकिन ये केस जो हो रहा था, ग्रह नहीं टिमटिमाएंगे, लेकिन जो तारों में ये केस हो रहा था कि जब तारों से प्रकाश आ रहे थे तो ठंडा और गर्म हवाएं की कई परतें होती हैं जो इनको बिखेर देती थी, जिस कारण तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन ग्रह पास होने के कारण इसके हवा को नहीं बिखर पाता है।
जिसके कारण यह नहीं देख पाते हैं टिमटिमाते हुए। प्रकाश की कुछ किरणें एक तरफ मुड़ती हैं तो दूसरी किरणें दूसरे तरफ प्रभावित को सुमेलित कर देती हैं। आँख तक पहुँचने वाला कुल प्रकाश लगभग स्थिर होता है, इसलिए ग्रह स्थिर दिखते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। क्योंकि जो प्रकाश आते हैं वो स्थिर दिखते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते ही नहीं हैं। अब देखो बाबू, अब आपको दिख रहा होगा कि आप कभी ना कभी ये चीज़ गौर शायद किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो आप एक बार गौर कीजिएगा कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त जब होता है उस समय कुछ घटना देखने को मिलती है। जब सूर्य उदय का मतलब जब सूर्य उग रहा हो, और सूर्य अस्त का मतलब जब सूर्य डूब रहा हो। देखो, यह घटना बताती है कि हवा प्रकाश को मोड़ती है। देखो एक बार हम यहाँ से आपके लिए, हाँ ये देखो, वायुमंडल में प्रकाश को मोड़ने के कारण सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, अब इसका कारण भाई क्या है कि सूर्य ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? देखो, जो सूर्य होता है ना, वो आप ये गौर करना कि जब सुबह उगता है तो वो आपको 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जो सुबह डूबता है तो वो 2 मिनट पहले दिखता है। यही कारण इसमें बता रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें हवा की अलग अलग घनत्व वाली परतों को से गुजरते हुए लगातार मुड़ती है। जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो वह मुड़ने की क्रिया सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब सूर्य क्षितिज पे होता है तो वो सबसे अधिक मुड़ती है। अरे आप इसको गोली मारो, आप यहाँ देखो कि देखो समय बढ़ता घटता कैसे है। देखो, जब सूर्य उगता है तो 2 मिनट का समय अधिक दिखाता है, और डूबता है तो 2 मिनट वो डूब गया होता है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मतलब सूरज सुबह में होता है वो उगने से वो अभी उगा भी नहीं होता है और 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे देता है, और जब सूर्य डूबता है तो वो डूब गया होता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो कुल 4 मिनट का अंतर आता है। अब देखो, उस सूर्य उदय से पहले सूर्य वास्तव में क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन परावर्तन के कारण उसकी रोशनी मुड़कर आँखों तक पहुंचती है, इसलिए वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। और सूर्यास्त में क्या होता है? सूर्यास्त मतलब डूबते समय सूर्य डूबकर क्षितिज से नीचे चला जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद तक भी उसकी रोशनी परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। तो कुल इसका परिमाण जो आता है, इस कारण वह 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। कैसे बाबू? अब एक बार आप ये देखो जो सूर्य होता है ना, ये जैसे मान लो कि उसका ये वास्तविक गहराई है, सूर्य यहाँ है, लेकिन हमको प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। यह जो घटना होता है, यह सूर्य उदय के समय भी होता है और सूर्य अस्त के भी समय होता है। दोनों समय यह जो घटना होता है यह होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कभी गौर कीजिएगा। चलिए, अब देखिए, सूर्य जो होता है वो अंडाकार दिखना। सूर्य क्यों अंडाकार दिखता है? अब गोल दिखता है। जैसे आप बाबू सुबह में देखना, सुबह में जब आप सूरज को देखोगे एकदम सुबह में, तो वो एकदम गोल दिखता है। अरे भाई, वो गोल क्यों दिखता है यार? शाम को डूबने समय देखना, वो एकदम गोल दिखता है। आपको बाकी दिन में नहीं दिखेगा, शाम और सुबह के समय ही दिखेगा। देखो, यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज के बिल्कुल पास होता है, मतलब सुबह या शाम में होता है। इसकी स्थिति क्या होती है? सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो सूर्य के निचले किरण से आने वाली किरणों को, एक बार हम यहाँ से आपको अंडरलाइन करके बता देते हैं ना, सूर्य के, ओहो इसको हटाते हैं हम, पहले हटा दिए। अब यहाँ से हम ये लेते हैं। देखिए, अब सूर्य के निचले किरणें से आने वाली किरणों को हवा की ज़्यादा मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इस कारण निचले किनारे का प्रकाश ज़्यादा मुड़ता है, अधिक परावर्तित होता है, करता है। मतलब अरे आप इसको गोली मारो ना, आप छोड़ो, हटाओ। यहाँ देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन,
यह घटना रंगों के बारे में है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है यह रंगों को है। वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है ना, अगर सिंपल सा हम आपको समझाएं कि वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, ए बाबू तो यहाँ पे आप समझो एक बार कि वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ठो त्रिभुज जैसा बना देंगे और इसका नाम होता है प्रिज्म। ठीक है, त्रिभुज जैसा बना दिए और इसका नाम होता है, क्या होता है, प्रिज्म। इसको ठीक से हम बना देते हैं एक बार, त्रिभुज जैसा बना देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा प्रिज्म। जैसे यहाँ से मान लो कि ये और ये आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है बाबू। यहाँ पे अब होता ये है कि हम यहाँ से सूर्य के प्रकाश को भेजते हैं। अब जैसे इस प्रिज्म से, क्या है बाबू, प्रिज्म, जैसे इस प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में बट जाता है। और इसी पूरा घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब एक सिंपल सा हम प्रकाश लिए, सूरज के प्रकाश को, और इस प्रिज्म से गुजार दिए। तो जो प्रिज्म होता है ये कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। जब इससे गुजारते हैं तो कई रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाए। और यह घटना सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था बाबू, न्यूटन ने बताया था। तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। देखो अब यहाँ से आप समझने का कोशिश करो कि यहाँ, हाँ ये देख रहे थे हम, यहाँ से आप समझो इसका परिभाषा क्या होगा। जब श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में टूट जाने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। न्यूटन का प्रयोग, वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रिज्म का प्रयोग करके दिखाया कि सूर्य सफ़ेद प्रकाश इन 7 रंगों का मिश्रण है। उन्होंने दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखकर फिर से सफ़ेद रोशनी बनाकर दिखाया। अरे ये कुछ नहीं किए, आप देखो एक बार, ये छोड़ो, आप आसान से एकदम समझो, आसानी से समझो बाबू। ये गोली मारो क्या लिखा है, इतना तुम देखोगे पागल हो जाओगे। ये कुछ देखो ही मत, इसको गोली मारो सब। देखो यहाँ से हम सूरज का प्रकाश लिए, ठीक है। अब जब सूरज का प्रकाश लिए और एक ठो बीच में हम प्रिज्म रख दिए। अब प्रिज्म से जब सूरज के प्रकाश गुजारे तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। सबसे ऊपर में आपका लाल आया और सबसे नीचा में बैगनी आया। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, नीचे से ये क्रम है। पहले नीचे से आप लिखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये बैगनी, फिर उसके बाद यहाँ से दिख रहा है आपको जामुनी, फिर वहाँ से नीला, ठीक है, उसके बाद हरा आया, फिर आया पीला, फिर नारंगी, सबसे ऊपर में लाल आया। तो आप इतना इसको गोली मारो, ठीक है। आप हम जितना बता रहे हैं थोड़ा स्मार्ट तरीक़ा से भी पढ़ाई करो। हम जितना बता रहे हैं उस चीज़ को आप ध्यान दो। देखो आपसे इससे क्वेश्चन कहाँ पूछता है, जब श्वेत प्रकाश को हम यहाँ से गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और सबसे ऊपर वाला रंग होता है लाल। कौन सा होता है, लाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखो बाबू यहाँ पे आपको ऊपर में लाल दिख रहा होगा, लाल यहाँ पे इसका विचलन सबसे कम हो रहा है और सबसे ज़्यादा नीचे वाला का विचलन हो रहा है। तो सबसे नीचे में कौन सा है, बैगनी कलर है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और लाल का सबसे कम विचलन होता है और इसमें 7 रंगों में यह विभक्त हो जाता है। तो ये घटना किसने, न्यूटन ने करके देखा। अब जब न्यूटन ने जब ये करके देखे तो इन्होंने अब एक और दिमाग लगाए। यह क्या किए कि बोले कि अगर मान लो बाबू, यह बोले कि अगर हम एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो वह तो 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है और यही घटना बताएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, फिर से प्रिज्म को रख दें। अगर हम क्या करें कि फिर से एक प्रिज्म को रख दे, तो इन्होंने फिर क्या किया कि पहले तो एक प्रिज्म लिए और वहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारे, ठीक है, प्रिज्म रख के। तो यह तो 7 रंगों में विभक्त हो गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि फिर से इस प्रिज्म को लेते हैं, ऐसा ही एक और प्रिज्म लेते हैं और उसको उल्टा करके यहाँ रख देते हैं। अब फिर देखते हैं कि जो प्रकाश हम गुजारे थे यहाँ पे सेम हमको वही प्रकाश मिल गया। क्या मिल गया बाबू, एकदम सेम हमारा प्रकाश मिल गया। मतलब यहाँ से जो हम प्रकाश गुजारे थे वही सेम प्रकाश मिल गया। तो जब एक प्रिज्म को सीधा तथा दूसरे प्रिज्म को उल्टा करते हैं तो जो हम श्वेत प्रकाश गुजारे थे वही श्वेत प्रकाश हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो यही किए थे न्यूटन जी ने। न्यूटन जी का कलाकारी आपको समझ आ गया।
इसी घटना को हम पूरा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हम जो प्रकाश और इंद्रधनुष हम देखते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। आप बारिश के समय देखना आपको इंद्रधनुष दिखेगा। देखो रंगीन पट्टी या स्पेक्ट्रम क्यों बनती है, जो रंगीन पट्टी होता है यह स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, ठीक है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। कारण क्या होता है, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अलग अलग रंगों में टूट जाता है, इसी कारण बनता है। देखो अब होता यह है कि परावर्तन का अंतर देखते हैं तो हरा रंग प्रकाश को अलग अलग मात्रा में मोड़ देता है, लाल रंग सबसे कम मोड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मोड़ता है। बस हम आपको क्या बताएं बाबू कि आपको हम यहाँ से बताए हैं, आपको हम यहाँ से क्या बताए हैं कि आप यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग मोड़ता है, बैंगनी मोड़ता है और सबसे कम लाल मोड़ता है। यही बात तो यहाँ पे कह रहा है। अब देखो प्रकाश की चाल और अपवर्तन, आप इसको गोली मारो, आप छोड़ देना। बस आप ये ध्यान रखना कि बैंगनी जो प्रकाश होता है वो कांच में सबसे धीमे चलता है और लाल प्रकाश कांच में सबसे तेज चलता है, बस और कुछ मत देखना। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि फालतू का चीज़ काहे ला देखोगे बाबू, आपके पास इतना सब्जेक्ट है, इतना बर्डन लेना है, ठीक है। अब देखो इंद्रधनुष क्यों बनता है। देखो आप कभी ना कभी आसमान में ज़रूर देखा होगा तुम बाबू कि इंद्रधनुष बनता है, और यह कब बनता है, बारिश के तुरंत बाद बनता है। आप ऐसा इंद्रधनुष कभी ना कभी आसमान में देखे होंगे। ये कब बनता है, बारिश के बाद। तो जो इंद्रधनुष होता है ये कब बनता है, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी होती है, उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। कैसे बनता है ये देखो, इसका 5 कारण, आप 4-5 कारण ध्यान रखिएगा। पहले, हवा में लटकती पानी के बूंदे एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। दूसरा ये कि सूर्य का प्रकाश बूंद में घुसते ही परावर्तित होती है, मतलब सूर्य का प्रकाश एक ठो परावर्तित का काम करती है जिससे रंगों में टूट जाता है। यह प्रकाश बूंद के अंदर परावर्तित होती है, बाहर निकलते समय यह परावर्तित होकर रंगों में अलग अलग रंगों को अलग कर देती है। इंद्रधनुष भीतरी कोर में बैंगनी और बाहरी कोर में लाल होता है। तो इंद्रधनुष भीतरी कोर में बैंगनी और बाहरी कोर में लाल होता है। इंद्रधनुष में एक और चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सब बिहार बोर्ड का बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखो बाबू, इसका कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के गैस के छोटे छोटे अणु उसे फैला देते हैं। नीला रंग ज़्यादा फैलता है। ये छोटे छोटे कण नीले रंग को सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। नतीजा अब इसका ये निकलता है कि यह फैला हुआ नीला प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। जब आप चंद्रमा से या अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष जो होता है, स्पेस होता है, वो काला क्यों दिखाई देता है, ये है। देखो इसका कारण ये है कि चंद्रमा पे जो है ना वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे हवा है ही नहीं, इसलिए जब वहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ हवा होगा वहीं माध्यम चेंज होगा, जहाँ माध्यम चेंज नहीं होगा वहाँ पे परावर्तन कहाँ से होगा। जब परावर्तन नहीं होगा तो भाई आकाश काला ही दिखाई देगा, नीला तो दिखाई देगा नहीं। जहाँ नीला परावर्तन, जैसे देखो यहाँ पे परावर्तन हो रहा था तो नीला रंग ज़्यादा बिखेर रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाबू कि दोपहर में सूर्य सफ़ेद क्यों दिखता है। आप कभी भी देखिएगा कि दोपहर के समय में आपको सूरज सफ़ेद दिखता है। देखो दोपहर में सूरज सिर के ऊपर होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को हवा से होकर सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन कम होता है तो इससे सूर्य से अपने वास्तविक सफ़ेद रंग को दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, एकदम रक्ताफ क्यों दिखाई देता है। आप देखना, जैसे आप सुबह देखोगे ना, जब सूरज उगेगा तो एकदम लाल दिखेगा आसपास, फोटो भी बहुत लोग लेता है, और या डूबेगा उस समय बहुत लाल दिखेगा। ये क्यों होता है, देखो इसका कारण क्या है, एक समझते हैं यहाँ।
सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो होता क्या है उसके बाद, ज़्यादा दूरी तय करने से नीला रंग रास्ते में ही प्रकीर्णित होकर बिखर जाते हैं, वो इधर उधर नीला रंग बिखर जाते हैं। अब इसके नतीजा ये होता है कि जो बचा हुआ प्रकाश आँख तक पहुँचता है उसमें मुख्य रूप से लाल रंग होता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। मतलब जो सूर्य से प्रकाश आते हैं तो नीला और लाल दोनों आते हैं। नीला रंग का क्या होता है कि वो नीला रंग जो होते हैं वो वायुमंडल में ही बिखर जाते हैं, लेकिन लाल ऐसा नहीं करता है। ठीक है, अब देखो बाबू, अब हम आपको फिजिक्स का इसी चैप्टर नंबर 3 का ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे देखो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है, जो हम कराए हैं उसका स्क्रीनशॉट लगाए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, ये 2023 में पूछा हुआ है, ये 2022 में पूछा हुआ है। तो ऐसे ही हम कराए हैं, आप यहाँ से थंबनेल जाके एक बार देख लीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। और आप अभी जो क्लास किए हैं उससे एकदम वो क्वेश्चन सब बन जाएगा। वहाँ पे सब क्वेश्चन लगाया गया है 2015 में, 2014 में, 2021 में, ऐसे ऐसे पूछा हुआ है सब क्वेश्चन 2020 में। वो सब क्वेश्चन केवल यही चैप्टर से, केवल इसी चैप्टर का 30 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आप ये भी 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझो आपका काम हो गया। आप ये 30 याद कर लीजिएगा ना, आप इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसी 30 में से आएगा आपके एग्जाम में, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब चलिए आपसे हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। वन शॉट चैप्टर ही लेकर हम आएंगे सब चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद।